हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खरे मकदम है और मैं कोप्लेनर फोर्सेस वर्चुअल वर्क और कैटेनरी, ये वाला जो चैप्टर है, इस पे ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक थ्योरम बताया था। वो थ्योरम के लिए आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड किया था मैंने डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो के सेकंड वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आपको प्रूफ दिया हुआ है उसका। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा और उसके बाद में उस प्रूफ को पढ़ा अपने ध्यान लगा के, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा वो प्रूफ। फिर भी एक बार मैं, मेरे पास ब्लैक बोर्ड के कंस्ट्रक्ट के कारण मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक बार फिर से वही थ्योरम एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो थ्योरम क्या कहता है। वो थ्योरम ये कहता है कि जैसे सपोज मेरे पास कोई पॉइंट ओ है, कोई भी पॉइंट ओ है, एनी पॉइंट ओ, और ये एक रिजिड बॉडी है। ओके, ये एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पे ये वाला पॉइंट ए1 है, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। इस पे सपोज फोर्स P1 एक्ट कर रहा है, इस पे सपोज फोर्स P1 एक्ट कर रहा है, और मेरे पास उसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट A2 है, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। उस पे एक फोर्स P2 एक्ट कर रहा है, उस पे एक फोर्स P2 एक्ट कर रहा है। उसी तरीके से इस रिजिड बॉडी के तीसरे पॉइंट A3 पर मेरे पास कोई फोर्स इस तरीके से P3 एक्ट कर रहा है, और इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सपोज x3 y3 है। तो दोस्तों, मैं तीन तीन फोर्सेस की ही सिस्टम यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ ताकि मेरी स्पेस बचे। ये सभी के लिए अप्लीकेबल है ये थ्योरम। ओके, ये थ्योरम क्या है वो भी बता देता हूँ, लेकिन ये जो थ्योरम मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया, ये चाहे आप एक फोर्स लो, चाहे दो फोर्स लो, चाहे तीन लो, चाहे 10 लो, चाहे 70 लो, चाहे 100 लो, 150 लो, कितने भी फोर्सेस लो, सभी पे ये अप्लाई होगा। ओके, सभी सभी कितने भी फोर्स लोगे सभी पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, ये ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है कि तीन फोर्स पे ही अप्लाई होगा। ये तीन फोर्स इसलिए लिए मैंने ताकि मुझे सुविधा जाए समझाने में। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा कि इस ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, यहां लिख देता हूं शॉर्ट में थ्योरम, एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस acting at different points acting at different points of a rigid body can be reduced to a single force through a given point. And a couple. अब इसका मतलब समझ लेना आपको, ठीक है। फिर से एक बार बताने जा रहा हूं। एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, ये सारे के सारे जितने भी फोर्सेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो, सारे के सारे तीनों के तीनों जो फोर्सेस है P1, P2 और P3, तीनों के तीनों मोबाइल की स्क्रीन पर है। तीनों के तीनों मोबाइल के स्क्रीन पर है, इसका मतलब तीनों के तीनों कोप्लेनर हो गए। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी, मतलब पॉइंट A1, A2 और A3 तीनों डिफरेंट पॉइंट्स है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करता हुआ। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई ये वाली, एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब ये बोल ये रहा है कि कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स टू ए गिवन पॉइंट एंड अ कपल। ये जितने भी फोर्सेस है, जैसे यहाँ तीन दिखाए मैंने, उसी तरीके से मैं 70 भी दिखा सकता हूँ, 100 भी दिखा सकता हूँ, पर मैं तीन दिखाए सुविधा के लिए। तो ये बोल रहा है कि
कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स थ्रू गिवन पॉइंट एंड ऑफ कपल। मान लीजिए यहां से एक रिजल्टेंट आर फोर्स जा रहा है, एक रिजल्टेंट, इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स आर एक्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट ओ के अबाउट, इसी पॉइंट ओ के अबाउट मेरे पास एक कपल भी यहाँ पे है। इसका कहने का मतलब शॉर्ट में इतना है कि ये P1, P2, P3 फोर्सेस जो ब्लैक में मैंने दिखाए हैं, इनका रिजल्टेंट ये पॉइंट ओ के अबाउट एक आर आर फोर्स, मतलब आर को मैंने पकड़ लिया, इन सभी का मेलजोल, एक आर फोर्स और एक कपल, इसके बराबर ये पूरा पूरा ब्लैक सिस्टम जो है एक पर्पल सिस्टम में रिड्यूस हो सकता है। जितना भी ब्लैक सिस्टम एक पर्पल सिस्टम में रिड्यूस हो सकता है, ये इसका शॉर्ट में सार है। ओके, तो मैं इसको प्रूव, ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहाँ सिस्टमेटिकली दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए P1 का x कंपोनेंट है कैपिटल X1 और y कंपोनेंट है कैपिटल Y1, कैपिटल Y1। ये वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में स्मॉल x1 और स्मॉल y1 का यूज हुआ है, इसमें कैपिटल X1 और कैपिटल Y1 का यूज हुआ है एक्स ये कंपोनेंट दिखाने में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिखाने में। ठीक है, उसी तरीके से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं बोल दूंगा कैपिटल X2 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैं बोल दूंगा कैपिटल Y2। ओके, अब ये जो P3 है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये मैंने मान लिया कैपिटल X3 और वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा कैपिटल Y3। ठीक है दोस्तों, ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक कपल और एक रिजल्टेंट के रूप में इसे मैं दिखा सकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ये X1 को कंसिडर किया, सबसे पहले मैंने इस X1 को कंसिडर किया। जैसे ही मैंने X1 को कंसिडर किया, मैं क्या करूँगा, मैं दो पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, दो पैरेलल एक ही लाइन पे लाई करने वाले कोलिनियर अपोजिट फोर्सेस x1 के बराबर के मैग्नीट्यूड के ड्रॉ कर दूंगा। x1 के बराबर मैग्नीट्यूड के दो पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ओके। अब होगा ये कि ये जो x1 है कैपिटल X1, ये कैपिटल X1 जो है, ये वाला कैपिटल X1 जो है, ये वाले कैपिटल X1 के साथ में एक कपल बनाएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आप देखिए ना क्या होगा मैग्नीट्यूड। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये परपेंडिकुलर कितने, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना है, y है ना, तो ये y1 के बराबर लेंथ आएगी, इसकी लेंथ y1 के बराबर आएगी। तो मैं मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट लिख सकता हूँ, तो मैं मूवमेंट क्या लिख सकता हूँ, तो मेरा x इज इक्वल टू हो जाएगा x1, और जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट काय के बराबर आएगा, x इज इक्वल टू x1। क्योंकि ये देखिए ये x1 बचेगा, ये कैपिटल X1 बचेगा, और ये जो दो है ये कपल बनाएंगे, तो ये जो दो कपल बनाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ इसे कैपिटल X1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल y1, कैपिटल X1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल y1। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो इस डायरेक्शन में ये जो कपल है, ये वाले x1 का और ये वाले x1 का जो कपल है, ये वाले x1 का और ये वाले x1 का जो कपल है, वो आप देख सकते हैं क्लियरली कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाने का काम करेगा, तो इसलिए मैं निगेटिव साइन डाल दूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसी तरीके से इन द सेम मैनर, इन अ सिमिलर मैनर, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो y1 है, ये y1 के लिए भी मैं वही करूंगा, y1 को कंसिडर करके भी मैं वही करूंगा। क्या करूंगा, यहाँ पे ये कैपिटल Y1 और कैपिटल Y1 ऐसे दो अपोजिट फोर्सेस मैं यहाँ कंसिडर कर लूंगा ये वाले y1 के लिए। ठीक है, अब होगा ये कि ये वाला जो y1 होगा, नीचे वाला जो y1 होगा,
वो कपल बना लेगा इस वाले y1 के साथ, और ये वाला जो y1 होगा ये एज इट इज रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि y विल बी इक्वल टू कैपिटल Y1, अगर ये वाला फोर्स मैं कंसिडर करूँ, और जो एम वाई जो हो जाएगा ये एम एक्स हो गया दोस्तों। एक्स वाले ने बनाया, एक्स वाले का मूवमेंट हो गया। अब ये वाई वाले का मूवमेंट अगर मैं बोलूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है आपको रोटेट करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसे प्लस डालूंगा साइन। और आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यही ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मैंने बताया था मैकेनिक्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिया जाता है। तो ये हो जाएगा कैपिटल Y1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल x1, इस तरीके से हो जाएगा। कैपिटल Y1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल x1 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट कितना हो गया, ये फोर्स P1 के कारण टोटल मोमेंट कितना आएगा बताइए मुझे। इन दोनों का सम टोटल मोमेंट आएगा P1 के कारण। तो P1 के कारण टोटल मूवमेंट कितना आया, कैपिटल Y1 x1 माइनस कैपिटल x1 y1, यह आएगा P1 के कारण मूवमेंट। ओके, उसी तरीके से मैं P2 के कारण भी मूवमेंट निकाल सकता हूं। तो P2 के कारण मेरा मूवमेंट आएगा y2 x2, सिमिलर मैनर में करूंगा मैं, और y1 सॉरी एक मिनट, अंडू ओके, कैपिटल x2 स्मॉल y2, ये आ जाएगा। P2 के कारण आ गया है। ठीक है, ये तो मूवमेंट्स हो गए। अब आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा, यदि मैं x कंपोनेंट लूंगा तो x कंपोनेंट सारे जब ऐड होंगे तो मुझे समेशन x करना पड़ेगा। समेशन x विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट इन r in x direction, that will be equal to summation x1, and this will be equal to ry summation ry। इसका समेशन भी कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा ry के बराबर। ओके, तो ये तो हो गया कंपोनेंट्स का एडिशन। अब हम ये सारों को ऐड करेंगे। ओके, हम ये सारों को ऐड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे इरेज करके, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये जो है ये रिजल्टेंट्स है। पिछले वाले थ्योरम का प्रूफ कैसे किया था हमने वो बता रहा हूं मैं आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पिछले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी दे रखा है दोस्तों। तो वो पीडीएफ से आप पूरे तरीके से इसको समझ जाएंगे। तो समेशन एम मतलब सारे मूवमेंट्स का सम किसके बराबर हो गया, समेशन, होपफुली आपको समेशन नोटेशन का मतलब समझ में आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी का एडिशन होगा, जितने भी है इस टाइप के जितने भी हो गए सबका एडिशन होगा। और जो हमारा रिजल्टेंट अलॉन्ग x होगा, x के अलॉन्ग रिजल्टेंट का कंपोनेंट होगा समेशन x1, और y के अलॉन्ग रिजल्टेंट का कंपोनेंट होगा समेशन y1। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। ये जैसे ही मेरे पास आता है, मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि मेरे सारी चीजें मुझे मिल गई है। ये रिजल्टेंट, ये जो ब्लू में रिजल्टेंट दिख रहा है मुझे, ये ब्लू में जो रिजल्टेंट दिख रहा है, ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है समेशन x1, y कंपोनेंट है समेशन y1, और उसका जो ये जो मूवमेंट है, जो ब्लू में मूवमेंट मैंने दिखाया है, ये जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूँ, ये मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से आएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब आपको पता है कि r का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो मैं कर दूंगा समेशन, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, यानी रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, x के अलॉन्ग कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के अलॉन्ग कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर। मतलब ये ब्लू में जो r लिखा है इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इस फॉर्मूले से मुझे। और जो इनके बीच में एंगल रहेगा, ये जो एंगल रहेगा जो ये r बनाएगा थीटा, ये जो थीटा एंगल बनाएगा, ये एंगल जो थीटा एंगल बनाएगा, मतलब कि जो ये r है इस तरीके से है, तो ये वाला जो एंगल थीटा होगा, उसका टेन थीटा किसके बराबर होगा, आर वाई अपन एक्स वाई के बराबर। ये तो ओल्ड कंसेप्ट हो गया। टेन थीटा विल बी इक्वल टू आर वाई अपॉन एक्स आर एक्स, ये हो गया।
और ये इस तरीके से मेरा जो है थ्योरम प्रूव हो जाता है कि भाई समेशन m ये इसके बराबर, और ये मतलब कि एक रिजल्टेंट r और एक मोमेंट पे हम इसे रिड्यूस कर पाए, इसका मतलब हमारा थ्योरम जो है प्रूव हो गया। इस तरीके से मैंने पिछला थ्योरम जो है प्रूव किया था, अब मैंने पूरा 50 मिनट में प्रूव किया है, उसे आप देख सकते हैं पिछला वीडियो, और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जिसमें सारा का सारा चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। ओके, अब हम दूसरे थ्योरम पे चलते हैं। हमारा दूसरा थ्योरम है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरम क्या कहता है वो देखिए, ये थ्योरम 2 है बेसिकली। थ्योरम टू ये कहता है कि इफ g डैश बी द मोमेंट ऑफ द couple about a point o dash ये जो पॉइंट है o डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, देन g डैश विल बी इक्वल टू g माइनस ry प्लस rx. Okay, if g dash be the moment of a couple about a point o dash ये, then g dash will be equal to this. अब इसका मतलब आपको समझ लेना है। मान लीजिए हमारे पास एक ओरिजिन ओ है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 0,0 है। उसके अबाउट हमें मोमेंट पता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 0,0 मतलब कि ओ पॉइंट के अबाउट हमें जी का वैल्यू पता है। जी मतलब मोमेंट, टोटल मोमेंट हमें टोटल मोमेंट पता है कि ओ के अबाउट जी है, पर हमें एक ओ डैश पॉइंट ईटा कॉमन ईटा इसके अबाउट इसका जो है मोमेंट निकालना है, ईटा कॉमन ईटा के अबाउट। तो वो पॉइंट ओ डैश है, तो जी के टर्म्स में हमें निकालना है, तो वो कुछ इस तरीके से आता है, ये हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम है। ओके, तो अब देखिए यहां पे पहला मेरा स्टेटमेंट होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं प्रूफ बताता हूं इसका। वी नोट दैट द मूवमेंट जी ऑफ ए कपल अबाउट ए पॉइंट, वी नो दैट द मूवमेंट जी ऑफ अ couple about 0,0 is g इक्वल टू समेशन, ये समेशन का सिंबल है। ओके, x1 y1 माइनस y1 x1। अब इसका मतलब समझ लीजिए, हमने अभी अभी पढ़ा था पिछले थ्योरम में कि जो कैपिटल जी मूवमेंट होता है किसी कपल का अबाउट ओरिजिन, वो कुछ इस तरीके से आता है, ओरिजिन ओ के अबाउट किसी जैसे कोई कपल है, उसका मूवमेंट जी जो है हमने पिछले थ्योरम में ही पढ़ा अभी अभी कि जो जी का वैल्यू आता है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट अभी अभी पढ़ा हमने। अब मान लीजिए कि जो ओरिजिन है इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, ये मान लीजिए ओरिजिन को जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। अब मुझे इस पॉइंट के अबाउट जी डैश, इसके पॉइंट के अबाउट सपोज मोमेंट जी डैश है, तो मुझे जी डैश को जी के टर्म्स में निकालना है। अब मोमेंट हर पॉइंट पे अलग अलग कैसे होता है वो भी जान लीजिए। देखिए कि मेरे पास सपोज यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी है और यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है
और यहाँ पे इस तरीके से 2 पॉइंट्स पे F1 और F1 एक्ट कर रहा है। तो ये O से इसकी दूरी जो होगी, O से इनकी दूरी, ये O पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेंगे तो ये जो है O से इनकी दूरी पर भी डिपेंड करेगा। और मैंने अभी अभी बताया कि सिंगल फोर्स और सिंगल कपल में जब रिड्यूस करेंगे तो आपका कार्टेशियन जो ये, इसे आप तो उसी पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हो जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट कैलकुलेट करना होता है। तो आपने इसे 0,0 पे, इसी को आपने यहीं पे आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी। क्यों आप वहीं पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्यों बनाते हैं जहां पे आपको मोमेंट कैलकुलेट करना होता है? वो इसलिए क्योंकि उससे आपको कन्वीनियंस होती है, क्योंकि इसके रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैं अलग अलग पॉइंट के निकाल सकता हूँ। जैसे इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन माना तो क्या हो गए, और ये पॉइंट के क्या हो गए, ये मैं निकाल सकता हूँ। अब मान लीजिए मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो मैं वहां पे ओरिजिन बनाऊंगा। मैं ओरिजिन मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट मुझे इन दो फोर्सेस का मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो मूवमेंट का वैल्यू तो अलग आना चाहिए, क्योंकि हमने अब एक्सिस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, है कि नहीं? जहां पे ये बात ध्यान में रखिए कि जहां पे हमें जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना होता है उस पॉइंट पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बना देते हैं, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। ओके। अब क्योंकि ये सब रिलेटिव होता है ना, हम तो ओरिजिन आर्बिट्ररी कोई भी ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट को हम ओरिजिन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बना दी, तो मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन जी आया था तो यहाँ पे जी डैश आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट दूसरा है, फोर्सेस वही है, वही दो फोर्सेस है लेकिन पॉइंट दूसरा है, तो जी डैश आना चाहिए। तो वो जी डैश को इस जी के टर्म्स में निकालना है, उस जी डैश को इस जी के टर्म्स में निकालना है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। अब ये ओ डैश का, अब मान लीजिए इसी को हम अगर ओरिजिन मान ले अभी के लिए, क्योंकि हमारे पहलू में 2 पॉइंट है, तो मान लीजिए इसी को ओरिजिन माना, तो ये इसके जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आप जैसे कभी भी देखते हैं, जब भी आप कभी भी देखते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 5,2 पॉइंट है और यहाँ पे मान लीजिए 1,1 पॉइंट है और ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन सपोज आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को सपोज आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,1 के रिलेटिव। देखिए आपको कितना जाना पड़ेगा, इधर 1 जाना पड़ेगा और आप इधर 1 आ चुके हैं, और ऊपर 4 जाना पड़ेगा आपको, है ना? नहीं, इधर 4 जाना पड़ेगा, इधर 4 जाना पड़ेगा, ऊपर 1 जाना पड़ेगा। समझिए बात को, गौर से समझिए। ये 1,1 है, ठीक है, और यहाँ पे 5,2 है। मान लीजिए मुझे 1,1 के रिलेटिव 5,2 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर 1,1 ओरिजिन रहा होता तो 5,2 के कोऑर्डिनेट क्या आए होते, वो अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मुझे कितना चलना है। मुझे पता है कि मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 ऑलरेडी आ चुका हूं और यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 गए हैं, तो यहाँ पे मुझे 4 जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 4 जाना पड़ेगा, और ऊपर मुझे कितना जाना पड़ेगा, ऊपर मुझे 1 जाना पड़ेगा। तो इसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसके 1,1 के अकॉर्डिंग इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हुए, 1,1 को ओरिजिन पकड़ा तो 4,1 हुआ। ये तो आपने कॉमन सेंस से बताया। अब उसी को मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया कि 5,5 - 1 कर दो 4 हो जाएगा, और 2 - 1 कर दो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही अब यहाँ पे हम करने वाले हैं। मान लीजिए 0,0 से ईटा कॉमन ईटा पे ये ओरिजिन जो है शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उस पॉइंट के न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 डैश विल बी इक्वल टू x1 माइनस ईटा एंड y1 डैश विल बी इक्वल टू x1 माइनस ईटा एंड y1 डैश विल बी इक्वल टू y1 माइनस नीटा। अभी अभी देखा आपने कि मैंने क्या किया था, 1,1 को ओरिजिन मान लिया, अगर शिफ्ट किया ओरिजिन, तो 1,1 के रिलेटिव 5,2 के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आए थे, 5 में से 1 माइनस कर दिया 4 आया, 2 में से 1 माइनस कर दिया 1 आया। तो वही किया मैंने यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे 1,1 की जगह पे x1 y1 है, मान लीजिए x1 y1 नहीं, 1,1 के जगह पे मान लीजिए ईटा कॉमन ईटा है, ठीक है। और मुझे एक जनरल पॉइंट x1 डैश कॉमा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, यहाँ पे मान लीजिए ईटा कॉमन ईटा पॉइंट है, और यहाँ पे x1 डैश
कॉमा y1 डैश पॉइंट है, और मान लीजिए ये 0,0 है। मैंने ओरिजिन को 0,0 से यहाँ शिफ्ट किया, जैसे यहाँ पे 1,1 पे शिफ्ट किया था, तो मेरे ईटा कॉमा नीटा के अकॉर्डिंग इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अभी बताया था मैंने 5-1 और 2-1 किया था, तो उसी तरीके से हम करेंगे। ये डैश नहीं है यहाँ पे, x1 y1 है ये, तो हम करेंगे ये जो न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आएंगे उसको मान लीजिए x1 डैश और y1 डैश है इसके रिलेटिव, तो x1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 नीटा, और इसकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y1 डैश की, वो हो जाएगी y1 माइनस नीटा। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे कुछ नहीं करना है अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस x1 के जगह पे मुझे ये इसकी x1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, x1 डैश प्लस नीटा ईटा, और y1 की वैल्यू आएगी y1 डैश प्लस नीटा। ओके, अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। तो जी का जो वैल्यू है, जी का वैल्यू मुझे पता है, समेशन x1 y1 माइनस y1 कैपिटल x1, ये y कैपिटल है। ओके, अब मैं यहाँ पे x1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू, तो जैसे ही मैंने x1 की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो x1 डैश प्लस नीटा ये हो जाएगा इंटू y1 माइनस दिस विल बी इक्वल टू क्या के बराबर हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा y1 डैश प्लस नीटा इंटू x1, ये हो गया। अब बस आपको एडिशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एडिशन करना है। तो यहाँ से मैं नीचे का पार्ट थोड़ा मिटा देता हूँ। अब यहाँ से मैं नीचे का पार्ट थोड़ा मिटा के यहाँ पे बताता हूँ। बस x1 की वैल्यू रख दी और y1 की वैल्यू रख दी x1 डैश के टर्म्स में। x1 डैश क्या थे, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। ओके, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स थे वो। मतलब अगर वो ओरिजिन को वहां ईटा कॉमन ईटा पे शिफ्ट कर दिया जाता तो क्या कोऑर्डिनेट्स आते, वो x1 डैश और y1 डैश थे। ठीक है, अब g इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, इसी को मैं लिख सकता हूं पूरा, अगर आप इसे एक्सपांड करें तो x1 डैश कैपिटल y1 प्लस नीटा कैपिटल y1 माइनस कैपिटल y1 डैश x1 नहीं स्मॉल y1 डैश कैपिटल x1 प्लस नीटा कैपिटल x1, ये हो गया। अब आप इसे कीजिए इस तरीके से कुछ कि g डैश का वैल्यू कैसे आएगा, ये देखिए फिर x1 डैश y1 माइनस y1 डैश x1 समेशन, ये अलग कर दिया मैंने और इसे सेपरेट कर दिया, प्लस नीटा समेशन y1 प्लस ये माइनस नीटा समेशन x1। ओके, ये कर दिया मैंने। अब आप इसे देखिए, इसे ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली, ये टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, ये टर्म को केयरफुली आप ऑब्जर्व कीजिए, इस टर्म को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। अगर अगर g का वैल्यू यदि x1 डैश y1 यहाँ पे डैश हटा दो तो g का वैल्यू आता है, तो डैश लगा दोगे तो g डैश का वैल्यू आएगा, तो ये g डैश के बराबर हो गया, g डैश के बराबर हो गया, प्लस नीटा समेशन y1 माइनस नीटा समेशन ईटा है, ये नीटा है, ये समेशन x1। ओके, तो आपका ये वैल्यू आ गया। तो आप इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं, इसका मतलब कि यदि 0.0, के अबाउट g का वैल्यू मुझे पता है कि समेशन
समेशन क्या होता है, x1 y1 माइनस y1 x1, ये g का वैल्यू होता है ओके अबाउट। तो मैं इन जनरल ये कह सकता हूं कि किसी पॉइंट ईटा कॉमा नीटा पर इसी का वैल्यू आता है g माइनस समेशन आर वाई प्लस नीटा आर एक्स, ये कह सकता हूं मैं। अभी अभी प्रूव करके दिखाया मैंने, अभी अभी डिराइव करके दिखाया और उसका लॉजिक भी बताया पूरा डिटेल में। तो जी डैश का वैल्यू आपके पास इस तरीके से जो है आ जाता है। अब इसमें टर्मिनोलॉजीज ये है कि ये जो आर वाई है ये समेशन ऑफ, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स, ये क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स along y एक्सिस, और आर एक्स जो है ये अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स along x एक्सिस है। मतलब वो जो भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस होगी उसको आप y एक्सिस और x एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो y एक्सिस के अलॉन्ग जो अलजेब्रिक सम होगा वो आर वाई हो जाएगा और x एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो आर एक्स हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएगी। ये जो चीज़ें हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएगी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स पे जैसे ही हम शिफ्ट होते हैं वैसे ही आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ओके, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इस पे बेस्ड, इन थ्योरम्स पे बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और मेरी वीडियोस अगर पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।